चैप्टर्स 1745, 1746, 1747, 1748। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1745 लू वे यिन का धोखा, इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड। इसी वक्त फैंग युआन के साथ साथ साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स बिना सोचे समझे आगे बढ़ पड़े। फैंग युआन सबसे आगे था, जैसे एक बर्छे की सबसे तेज नोक हो। वो साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स की आखिरी उम्मीद बन चुका था। उनकी सारी उम्मीदें उसके कंधों पर थी। कितना अजीब है, कितना अफसोसनाक। यह यूंग इस मोड़ पर आ गई है कि हमें अपने दुश्मन पर ही उम्मीद लगानी पड़ रही है। सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स के दिलों में अजीब से एहसास रहे थे। फैंग युआन के साथ मिल गए, ये सब के सब पक्के शैतान हैं। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने नफरत से चिल्लाते हुए आगे बढ़े। ए फ्लैट कहने को बचा ही क्या था? सब कुछ फायदे के लिए था, सब कुछ जिंदा रहने के लिए था, सब कुछ जीतने के लिए था। फैंग युआन, वहीं रुक जा। एक हेवनली कोर्ट का गू इमॉर्टल फैंग युआन पर झपटा। मैं इसे रोकता हूं, फैंग युआन, तुम आगे बढ़ते रहो। हेवनली लॉर्ड बाइजू आगे आते हुए चिल्लाए। डू इमॉर्टल गू हाउसेस तेजी से आगे आए। ये दोनों सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल गू हाउसेस जो साइड से झुककर फैंग युआन को बीच में ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे थे जैसे वो अपने बादशाह को बचा रहे हों। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की लड़ाई में इमॉर्टल गू हाउसेस किसी जाहिल जानवर की तरह लग रहे थे जो सिर्फ आपस में टकरा कर हमला कर सकते थे। फैंग युआन की ईंट में एक तेज रोशनी चमकी। ये उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अजीब मंजर भी देखने को मिलेगा। यूज सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स से ऐसी बेमतलब और कुर्बानी वाली मदद मिल रही थी। हम पीछे हटेंगे, जल्दी जल्दी, थोड़ा फासला बनाओ। हेवन ओवरसीइंग टावर पीछे हटने लगा। फैंग युआन और बाकियों का आखिरी हमला बहुत ही जबरदस्त था। उनका जोश एक पागल बाघ जैसा था। इस नाजुक मोड़ पर भले हाई हेवनली कोर्ट के ZYA डटार मेंबर पीछे से गार्ड कर रहे थे, लेकिन कुछ हाई जो असल में हेवन ओवरसीइंग टावर को डिफेंड करने आ सकते थे। ड्यूक लॉन्ग ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ उठाए और दी ज़ैंगशेंग के दांतों को इंच दर इंच अलग करने लगा। भले ही उसकी पीठ फैंग युआन और हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ थी, लेकिन वो एवरीबॉडीज विजन किलर मूव के जरिए लड़ाई की पूरी सिचुएशन से वाकिफ था। फैंग युआन हाई उनकी आखिरी उम्मीद है। बस अगर हम उस मार सकें तो इन सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स का हौसला टूटकर बिखर जाएगा। हो सकता है उम्मीद टूटने पर ये लोग सरेंडर हाई कर दें। सिर्फ यही नहीं, फैंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है और वो रेड लोटस की भी आखिरी उम्मीद है। इसी पाल ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। रेड लोटस खून से लथपथ था और मरने की कागार पर। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत इस्तेमाल करके ड्यूक लॉन्ग के सामने खड़ा हुआ। ड्यूक लॉन्ग ने शांति से उसकी तरफ देखा और थोड़ी भरी आवाज में कहा, होंगटिंग, अब तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं बची। हार मान लो, सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें एक नया मौका दूंगा सुधारने का। इस हालत में भी आप अभी तक मुझसे हार नहीं मानना चाहते, मास्टर? ही। रेड लोटस डेमन वेनरेबल हंसा, लेकिन अफसोस, मास्टर, मेरी उम्मीद अभी तक बुझी नहीं है। HMPH, अब तुम्हारी क्या उम्मीद बची है? किस चीज पर भरोसा है तुम्हें? मेरी उम्मीद यहां नहीं है, मास्टर। मैंने यूज छोड़ दिया है, अस महान युग के लिए। जब महान युग आने वाला होगा, आप उस देखेंगे। वो मेरी तरह ही होगा, हेवनली कोर्ट तक लड़ते हुए अपना रास्ता बनाएगा। ड्यूक लॉन्ग ने एक आ भरी और एक अटल आवाज में कहा, तो मैं यूज रोकूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आज तुम्हें रोका है। तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हारी की हुई गलती की सजा मास्टर भुगतेगा। रही बात तुम्हारी उम्मीद की, तो मास्टर यूज अपने हाथों से खत्म कर देगा। रो! ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से में एक दहाड़ मारी और अपने हाथों में ताकत लगाई। उसने दी ज़ैंगशेंग के दांत खोल दिए और गायब हो गया। क्लैंग! अगले हाईपैल दी ज़ैंगशेंग के दांत जोर से एक साथ भिड़े और उनसे चमकदार चिंगारियां निकली। लेकिन ड्यूक लॉन्ग पहले हाई फैंग युआन के पीछे आ चुका था। उसके बड़े हाथ ने फैंग युआन को पकड़ने की कोशिश की। फैंग युआन ने फौरन एक ऐसी ताकत महसूस की जो उस मजबूती से खींच रही थी। उसके पीछे से एक सुनामी की तरह खतरे का एहसास हुआ जो उस पूरी तरह डुबो देना चाहता था। ड्यूक लॉन्ग! फैंग युआन ने दांत पीसते हुए अचानक पलटकर एक किलर मूव से ड्यूक लॉन्ग का सामना किया। मैं तुझे मार दूंगा। ड्यूक लॉन्ग की शहद जैसी ड्रैगन एल में फैंग युआन का चेहरा दिख रहा था। उसकी आवाज में मारने का इरादा साफ था। लेकिन एक इमॉर्टल गू हाउस दोनों के बीच में आ गया। फैंग युआन, जाओ! कई सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स ने एक साथ चिल्लाया। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली और पलटकर हेवन ओवरसीइंग टावर का पीछा करने लगा। ड्यूक लॉन्ग रुक गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपना किलर मूव एक्टिवेट किया और अपने पंजों से हमला किया।
वो बेहद मजबूत इमॉर्टल गू हाउस कागज की तरह फट गया। ड्यूक लॉन्ग ने पीछा करना जारी रखा लेकिन कुछ ही कदम चला था कि हेवनली लॉर्ड बाइजू उसके सामने आ गया। ड्यूक लॉन्ग ने हेवनली लॉर्ड बाइजू को पकड़ा और पटक दिया, लेकिन हेवनली लॉर्ड बाइजू एक बार फिर से आगे आ गया। ये मारा नहीं? ड्यूक लॉन्ग हैरान था। उसने साफ तौर पर अपने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव से हेवनली लॉर्ड बाइजू के असली जिस्म को महसूस किया था, लेकिन उसके सामने वाला हेवनली लॉर्ड बाइजू भी बिल्कुल असली जिस्म जैसा हाई फील हो रहा था। ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में एक ख्याल आया और वो फौरन समझ गया, क्या ये कोई ऐसा किलर मूव है जिससे असली जिस्म फौरन अपने क्लोन्स के साथ जगह बदल सकता है? बिल्कुल वही था। हेवनली लॉर्ड बाइजू कभी नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर रैंक 8 लोन कल्टिवेटर हुआ करता था और बाद में उसने ही ट्राइब का इलाका हासिल किया, बाइजू ट्राइब बनाई और नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ में शामिल हो गया। लॉन्जेविटी हेवन ने बड़ी पिक्चर के लिए सभी नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स को एक्टिवली अपनी तरफ किया था। हेवनली लॉर्ड बाइजू उनमें से एक द जिन्हें सबसे पहले शामिल किया गया। उनके शामिल होने की एक शर्त लॉन्जेविटी हेवन के खजाने में रखा एक इमॉर्टल किलर मूव था। इस मूव से वो अपने क्लोन और असली जिस्म की पोजीशन बदल सकते थे। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने यह खास तौर पर इसलिए मांगा था क्योंकि वो पहले ही फैन ग्रोटो हेवन पर हमला करते वक्त बार बार फेल हुए थे। इसी वजह से जब हेवनली लॉर्ड बाइजू को किलर मूव कर्मा रिलोकेशन से ईस्टर्न सी टेलीपोर्ट किया गया, वो फौरन एक क्लोन से अपनी जगह बदलकर इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड में वापस आ सके। परेशान करने वाली मक्खी। ड्यूक लॉन्ग ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। हेवनली लॉर्ड बाइजू यूज बार बार रोक रहा था, भले ही वो एक मूव भी नहीं टिक पा रहा था, लेकिन खतरे के वक्त वो अपने क्लोन से जगह बदल लेता। उसका परफॉर्मेंस काफी हैरान करने वाला था। उसने असल में ड्यूक लॉन्ग को रोक रखा था, लेकिन जल्द ही दूसरे हेवनली कोड गू इमॉर्टल्स ने हेवनली लॉर्ड बाइजू को टारगेट करना शुरू कर दिया। हेवनली लॉर्ड बाइजू खतरे में पड़ गया और अपनी जान बचाने में बिजी हो गया। ड्यूक लॉन्ग ने एक बार फिर फैंग युआन को पकड़ लिया, लेकिन 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर पहले से हाई फैंग युआन के पीछे उसकी रक्षा कर रहा था। आओ 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने अपना सबसे मजबूत डिफेंसिव मेथड इस्तेमाल किया, 5 एलिमेंट्स रिंग। ये एक इमॉर्टल फॉर्मेशन था जिसे 5 रंगों की एक रिंग में कंडेंस किया गया था। कुछ नहीं तो कम से कम कुछ सांसों के लिए तो रोक हाई लूंगा। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने दांत पीस लिए, लेकिन ड्यूक लॉन्ग एक पाल के लिए भी नहीं रुका। उसने सीधे 5 एलिमेंट्स रिंग को तोड़ दिया और फैंग युआन के पीछे लग गया। अपने डिफेंसिव किलर मूव के टूटने से 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर को भारी चोट लगी, लेकिन उसने फौरन ऊपर आते खून को निगल लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूक लॉन्ग के पीछे भागा। ड्यूक लॉन्ग ने बिना पीछे देखे हाई कैजुअली एक ड्रैगन शेप्ड पर्पल गोल्ड की फेंका। ये एक की पाथ किलर मूव था। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने अपनी ऊन फटी की फटी रह गई जब पर्पल गोल्ड ड्रैगन की उससे टकराया। एक जोर से धमाके के साथ वो अनेकों टुकड़ों में बिखर गया, वहीं के वहीं मर गया। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर की मौत ने सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स को डराया नहीं। जल्द ही यी हाओ फैंग ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमला किया और ड्यूक लॉन्ग को रोकने की कोशिश की। ड्यूक लॉन्ग कुछ सांसों के लिए रुका, लेकिन उसने जल्द ही यी हाओ फैंग को मार डाला। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, ड्यूक लॉन्ग ने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे बेचैन हो रहा था। हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड किलर मूव ने यूज इतना ताकतवर बना दिया था कि वो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को चिड़ियों की तरह मार सकता था, लेकिन उसकी उम्र अब खत्म होने वाली थी। सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स के सुसाइडल एब्स्ट्रैक्शंस के बीच फैंग युआन आखिरकार हेवन ओवरसीइंग टावर तक पहुंच ही गया। हेवन ओवरसीइंग टावर को बिंग साई चुवान ने कैलेमिटी लक ऑल्टर से रोक रखा था। इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। फैंग युआन की किस्मत अच्छी थी, उसने एक रैंक 7 इमॉर्टल गू के साथ साथ ढेर सारे मोर्टल गू पकड़ लिए, लेकिन यह हेवन ओवरसीइंग टावर के लिए कुछ खास नहीं था, खासकर जब फैंग युआन को साफ पता था कि भले हाई ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड गोस्टली कंसीलमेंट पर डिपेंड करता है, ये कोई असली रैंक 9 किलर मूव नहीं था और फेट गू पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक लौटा असरदार तरीका अभी भी ड्रीम पाथ किलर मूव्स हाई हैं। फैंग युआन के पास ऑफेंसिव ड्रीम पाथ किलर मूव्स नहीं थे और वो सिर्फ पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को सेल्फ डेटोनेट कर सकता था। लेकिन हेवन ओवरसीइंग टावर ऐसे घटिया ऑफेंसिव मेथड के खिलाफ पहले से ही तैयार था। फैंग युआन को एक परफेक्ट मौका ढूंढना था, वरना वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज बर्बाद करता और कुछ हासिल ना होता। फैंग युआन की बैटल टैक्टिक थी कि वो ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड से लगातार हेवन ओवरसीइंग टावर को पीछे धकेले और पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को डेटोनेट करने का मौका बनाए। यूज नहीं पता था कि साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स कब तक टिक पाएंगे, लेकिन फिलहाल यही उसकी सबसे बेहतरीन टैक्टिक थी।
लेकिन जब फैंग युआन ने दूसरा ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड इस्तेमाल किया, एक रैंक 8 गू इमॉर्टल अचानक से प्रकट हुआ और उसने आसानी से उसके ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड को रोक दिया। लू वेयन, तुम ये क्या कर रहे हो? सदर्न और नॉर्दर्न गू इमॉर्टल्स ने हैरानी और गुस्से में यूएस शख्स का नाम चिल्लाया। लू वेयन ने फैंग युआन की तरफ इशारा किया। मेरा शिष्य ये फैन तुम्हारे हाथों मारा गया, फैंग युआन, तुम यहां मरोगे। लू वेयन, तुम पैराडाइज अर्थ के उत्तराधिकारी हो, तुम एक सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल हो। अगर तुम अपने शिष्य का बदला लेना भी चाहते हो, तो इस वक्त ऐसा करने की क्या जरूरत है? अभी रास्ते से हटो, हमारे साथ मिलकर हेवनली कोर्ट को हराओ, वरना। सदर्न और नॉर्दर्न गू इमॉर्टल्स गुस्से में चिल्लाए। लू वेयन ने लेकिन अपना सर हिलाया। ए फ्लैट, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है, हेवनली कोर्ट का फेट गू रिपेयर हो चुका है, सिचुएशन अब सेट हो चुकी है। इस शैतान फैंग युआन पर भरोसा करने से सिर्फ और जख्मी बढ़ेंगे, ये हमारी हार को नहीं बदल सकता। सब लोग, आपको सच का सामना करना होगा, धारा के खिलाफ जाने की कोशिश बैन करो, हमें लोगों के बीच और मौत और दुख से बचना होगा। चैप्टर 1746 बाइनिंग बिंग का धोखा। लू वेयन के पास शायद कोई ऑफेंसिव किलर मूव्स नहीं थे, लेकिन वो दूसरे एस्पेक्ट्स में बेहद ताकतवर था। उसने आसानी से साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स के गुस्से भरे हमलों को रोक दिया, यहां तक कि फैंग युआन भी उसका कुछ नहीं कर पाया। पैराडाइज अर्थ का उत्तराधिकारी होने के लायक है, वाह। कई हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स पूरे ध्यान से देख रहे थे। बस थोड़ी ही देर में लू वेयन ने अकेले हाई सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स के पागलपन भरे हमलों को रोक दिया था। अभी वहां मौजूद हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स में से शायद ही कोई ये कर पाता। ए फ्लैट जाकर साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स को लू वेयन की ताकत का एहसास हुआ। भले हाई लू वेयन के पास कोई ऑफेंसिव मेथड्स नहीं थे, उसकी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेंथ अभी भी ली हुआंग और चेनी से ऊपर थी। सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स के दिल लू वेयन के लिए नफरत से भरे हुए थे, ये नफरत उनकी फैंग युआन के लिए नफरत से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि लू वेयन के आने से उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। फैंग युआन और बाकी सब ने पागलों की तरह हमला किया, लेकिन सारे हमले उसने अकेले ही रोक लिए। हा हा हा, ड्यूक लॉन्ग जोर से हंसा, वो फिलहाल दी ज़ैनशेंग के साथ उलझा हुआ था, लू वेयन ने उसकी जगह सिचुएशन संभाल ली थी। ड्यूक लॉन्ग को लू वेयन की मदद मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि ये उसने खुद नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब था कि पैराडाइज अर्थ का फैक्शन उनके आगे झुक गया था। इसे कहते हैं लोगों का दिल। उस जमाने में जब फेटगू प्रकट हुआ था, प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने आइस पा भरोसा करके कई ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का मन बदल दिया था और हमारे कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ने का जज्बा जगाया था। आज भी वही हो रहा है। एक जख्मी फेट गू इज्जत के लायक नहीं था, लेकिन एक पूरा फेट गू एक झंडे की तरह था, बिल्कुल इतिहास के पन्नों में लिखी कहानियों जैसा। इंसानियत के लिए इसकी अहमियत इसकी अपनी काबिलियत से कहीं ज्यादा थी। ये लोगों के सपोर्ट को दर्शाता था, ये भविष्य का ट्रेंड था। इंसानों का दिल बदलना मुश्किल था, लेकिन हेवनली कोर्ट के पास फेट गू था और वो अनेकों दुश्मन गू इमॉर्टल्स के मन से लड़ने का ख्याल तक निकाल सकते थे और उन्हें अपनी साइड छोड़कर सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते थे। इससे हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बेहद सारा वक्त और मेहनत बच जाएगी। ड्यूक लॉन्ग फेरी जी वे के फैसले के लिए शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह सका। एवरीबॉडीज विजन के जरिए ये सारे सीन्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हर कोने में और यहां तक कि बाकी चारों रीजन्स और डू हेवंस में भी फैलाए जा रहे थे। लू वेयन का स्टैंड एक इशारा था, वो इस ट्रेंड की शुरुआत था जहां बड़ी तादाद में गू इमॉर्टल्स सरेंडर करेंगे और हेवनली कोर्ट के आगे सर झुकाएंगे। एक पैरोकार का असर अनंत होता है, खासकर जब वो लू वेयन हो, पैराडाइज अर्थ का उत्तराधिकारी। भविष्य में जब कई गू इमॉर्टल्स सरेंडर करने या ना करने में हिचकिचाएंगे, तो वो सोचेंगे, जब लू वेयन, यह पैराडाइज अर्थ का उत्तराधिकारी, ने साइड बदल ली, तो मैं करूंगा तो क्या होगा। इस तरह वो इस मानसिक रुकावट को पार कर लेंगे। लू वेयन का ये कदम एक अनदेखे तूफान की तरह था और इसका असर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में फैलेगा। दूसरे रीजन्स के गू इमॉर्टल्स जो पहले से ही निकलने की तैयारी कर रहे थे, अब वो और भी तेजी से पीछे हटने लगे। उसी वक्त स्पिरिट एफिनिटी हाउस के हेडक्वार्टर्स में चाओ लियान ये ऐसी लग रही थी जैसे वो निकलने के लिए तैयार है। फेरी लियान यून, आप कहाँ जा रही हैं? बाहर बहुत खतरा है, बू जेनजी ने समझाया। चाओ लियान यून मुस्कुराई, मेरे पास लव गू का प्रोटेक्शन है और दुश्मन फिलहाल डर के मारे भाग रहे हैं। अगर हम कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो क्या ये सबसे सही वक्त नहीं है? चाओ लियान यू की इच्छा को जल्द हाई स्पिरिट एफिनिटी हाउस के कई सुप्रीम एल्डर्स ने मंजूरी दे दी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की पिछली अफरातफरी वाली लड़ाई में हर तरह के राक्षस और शैतान प्रकट हुए और लड़ा,
जिससे केओस और बाद इंतज़मी फैल गई। रेस्टोरेशन प्लान के लिए हेवनली कोर्ट ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स से बड़ी तादाद में गू इमॉर्टल्स को बुलाया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स कमजोर हो गए, उन्हें अपने कई इलाके और रिसोर्सेज छोड़ने पड़े, और समझदारी से उन्होंने डिफेंसिव होना चुना। अभी एवरीबॉडीज विजन किलर मूव के जरिए अलग अलग इलाकों की हिफाजत कर रहे गू इमॉर्टल्स ने सिचुएशन में बदलाव महसूस किया। कई तजुर्बेकार लोग समझ गए कि यह काउंटर अटैक करने का वक्त है। मार डालो इन चोरों को जिन्होंने मेरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला करने की हिम्मत की। पीटो इन्हें, इन कमीने लोगों को इतना मारो कि इनकी रूह कांप जाए। मेरे अंदर ये घुटन भरा गुस्सा, मैं इसे तुम सब पर निकालूंगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्ट्स की लीड में काउंटर अटैक्स की लहर शुरू हो गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में बचे हुए राइचस पाथ, डेमोनिक पाथ और लोन इमॉर्टल्स ने अपना मूव चला और तेजी से खोए हुए इलाके वापस हासिल किए और साथ ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अभी भी मौजूद चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स पर हमला किया। चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को कदम दर कदम पीछे धकेला गया, कुछ तो मर भी गए। ये लड़ाई के सीन्स इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड में मौजूद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सभी गू इमॉर्टल्स ने देखे, उनका हौसला फौरन बढ़ गया। फैंग युआन और बाकी सब एक और भी खतरनाक सिचुएशन में फंस गए। ड्यूक लॉन्ग बहुत खुश था। यही वो मंजर था जो वो देखना चाहता था। फेट गू नाम के झंडे का इस्तेमाल करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लगभग सभी गू इमॉर्टल्स जोश में आ गए और एक हो गए। ये एकजुट ताकत बहुत ही भयानक थी। यह हेवनली कोर्ट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इंसानियत के उठान से पहले ही साबित हो चुका था। इस वक्त ड्यूक लॉन्ग बहुत गहराई से महसूस कर सकता था, हेवनली कोर्ट की हर पीढ़ी ने फेट गू पर इतना ध्यान जानबूझकर दिया था ताकि इस झंडे के पीछे का मतलब कायम किया जा सके। ये रूह की गहराइयों से एक सिग्नल था, ये एक तेज और नाकाबिले बर्दाश्त फर्ज की पुकार थी। फेट गू खुद तो सिर्फ एक रैंक 9 इमॉर्टल गू था और सीधे इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन हेवनली कोर्ट के हाथों में इसे एक ऐसी रूह और अहमियत दी गई थी जो इससे कहीं आगे थी, और इस असर को इंसानी नस्ल के इतिहास का इस्तेमाल करके अनेकों गुना और बढ़ा दिया गया था। अगर देखा जाए तो क्या ये एक अद्भुत सिचुएशन नहीं थी? फेट गू की प्रैक्टिकलिटी दूसरे रैंक 9 इमॉर्टल गू जैसे विजडम गू से कहीं कम थी, लेकिन जब इसे हेवनली कोर्ट ने इस्तेमाल किया तो ये लोगों के दिल बदल सकता था, बिखरी हुई ताकतों को एक कर सकता था और सबकी इच्छा को एक में मिला सकता था। लू वे येन का धोखा। लोन इमॉर्टल जियान यी शेंग और मी लैन ग्वांग, जिसे उसके सेक्ट से निकाल दिया गया था, दोनों ने पहल करके ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को घेरने और एम्बुश करने के लिए अलायंस बनाया। चाओ लियान यो को रिप्रेजेंटेटिव मानकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने काउंटर अटैक किया। दूसरे चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स अब तक के सबसे गिरे हुए हौसले के साथ पीछे हट गए। एक इमॉर्टल किलर मूव के लिए ये सारे बदलाव हासिल करना नामुमकिन था, भले ही वो रैंक 9 किलर मूव पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स ही क्यों ना हो। लेकिन अब ड्यूक लॉन्ग ने सिर्फ फेट गू पर भरोसा करके ये सब हासिल कर लिया। गू मास्टर और गू इमॉर्टल्स गू को पालते, इस्तेमाल करते और रिफाइन करते हैं। दूसरे दो एस्पेक्ट्स को छोड़ भी दें तो सिर्फ गू इस्तेमाल करने के मामले में हेवनली कोर्ट का फेट गू का इस्तेमाल उसकी हदों से आज़ाद हो चुका था। वो गू की हदों से कहीं आगे निकल चुके थे, वो एक अनोखे और सुप्रीम लेवल पर पहुंच चुके थे। अगर इस तरह के मूव को ध्यान से सोचा जाए तो ये चौंकाने वाला था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने हर तरफ से हमला किया, अपने पुराने हिसाब चुकाते हुए। सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स फांस गए थे और घिर चुके थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ खून बहा रहे थे, कुछ घबरा रहे थे और कुछ शांति से मौत का इंतजार कर रहे थे। फैंग युआन का दिल भी एक घने साए से धक गया था। वो लू वे यिन के डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था और हेवन ओवरसीइंग टावर पहले ही खुद को स्टेबलाइज कर चुका था। ड्यूक लॉन्ग ने जानबूझकर दी ज़ैंग शेंग को लड़ने के लिए दूर ले गया था। दुश्मन के चांसेस अब खत्म हो चुके हैं। लगभग सभी हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स के दिमाग में यही ख्याल था। हा, आखिर में टाइड्स को पलटने का काम मुझे ही करना पड़ा। ठीक इसी वक्त फैंग युआन की जानी पहचानी एक आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजी। उसी वक्त इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस हेवन ओवरसीइंग टावर के पीछे प्रकट हुआ। बाय निंग बिंग, उसने ड्रैगन पैलेस को कैसे कंट्रोल कर लिया? फैंग युआन हैरान रह गया। बाकी गू इमॉर्टल्स तो और भी ज्यादा चौंक गए। बाय निंग बिंग ने अपने सरप्राइज अटैक की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। जब सभी इमॉर्टल्स हैरान थे, ड्रैगन पैलेस से एक घना धुआं निकला जो हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे हेवन ओवरसीइंग टावर किसी दलदल में गिर गया हो। इस नाजुक मोड़ पर अंदर के गू इमॉर्टल्स ने अपना मेथड एक्टिवेट किया। इमॉर्टल किलर मूव, इनविंसिबल फैंटम टावर।
एक पाल में हेवन ओवरसीइंग टावर फैंटम फॉर्म में चला गया और वर्चुअली अनटचेबल हो गया। फैंटम फॉर्म में जा रहे हो, ही। बाइनिंग बिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। ड्रैगन स्पिरिट। एक लड़का उसके पास खड़ा था, वो हंसा, मास्टर, मुझे देखिए। घना धुआं हेवन ओवरसीइंग टावर को ढक गया। हेवन ओवरसीइंग टावर फैंटम बैन चुका था लेकिन फिर भी घने धुएं को अंदर आने से नहीं रोक पाया। यह तो ड्रीम पाथ ऑफेंसिव किलर मूव है। फैंग युआन की साइड हैरान और खुश थी, जबकि हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स हैरान और गुस्से में थे। ये हो क्या रहा है? दोनों तरफ के लोग उलझन में थे। वक्त को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हिडन ड्रैगन केव। लड़ाई जीत और हार के मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हेवनली कोर्ट के रीइंफोर्समेंट्स ने 4 ड्रैगन जनरल्स की सिचुएशन को काफी बेहतर कर दिया था। लेकिन इन रीइंफोर्समेंट्स का ईस्टर्न सी के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था और जवाब भी तैयार रखा था। वो जोर शोर से लड़ा, जिससे लड़ाई और भी गर्म हो गई। 4 ड्रैगन जनरल्स अभी भी ड्रैगन पैलेस के अंदर सिमटे हुए द और हेवनली कोर्ट के रीइंफोर्समेंट्स ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल्स को थोड़े वक्त में पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक इसी वक्त एक शख्स बैटलफील्ड के किनारे पर प्रकट हुआ। वो बाइनिंग बिंग थी। चेन यी ने जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके इमॉर्टल किलर मूव कर्मा रिलोकेशन का इस्तेमाल किया था ताकि इमॉर्टल्स के हमले को रोका जा सके। फैंग युआन ने जल्द ही इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया था। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन के कमांड पर हमला किया और कर्मा रिलोकेशन से ट्रांसपोर्ट हो गई। बाइनिंग बिंग ने यूएस जगह को देखा जहां उस ट्रांसपोर्ट किया गया था और उस एहसास हुआ कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में है। ये एक रैंक 8 लेवल का बैटलफील्ड था और इतना तेज था कि ये ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वो शामिल हो सकती। बाइनिंग बिंग पीछे हटना चाहती थी लेकिन चाहे ईस्टर्न सी हो या हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स, दोनों ने यूएस पर फौरन हमला कर दिया। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने बाइनिंग बिंग को दुश्मन समझा, वो नेचुरली यूज खत्म करना चाहते थे। इसी दौरान ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स नहीं चाहते थे कि बाइनिंग बिंग यहां से जाकर यहां का राज खोल दे, इसलिए वो गवाह को मारने जा रहे थे। अचानक बाइनिंग बिंग मौत और जिंदगी के बीच फंस गई। ये तो गड़बड़ हो गई। यूज इसका गहरा एहसास था। भले ही वो बाइशियांग फॉर्म में बदल जाती, रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के किलर मूव्स के सामने इसका कोई फायदा नहीं होता। जब मौत यूएस पर मंडरा रही थी, वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, वो सिर्फ नाखुश थी और अफसोस महसूस कर रही थी जब वो बड़बड़ाए, क्या बस यहीं तक का सफर था मेरा? नहीं, मास्टर। इस नाजुक मोड़ पर उसने अचानक एक मासूम और साफ आवाज सुनी। ड्रैगन पैलेस हिला और उसने सीधे बाइनिंग बिंग को ड्रैगन पैलेस के सबसे गहरे हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया। इस सीन ने बैटलफील्ड के सभी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को हैरान कर दिया। लड़ाई एक पाल के लिए रुक भी गई। तुम कौन हो? बाइनिंग बिंग ने देखा कि एक अजीब सा जीव ड्रैगन पैलेस के अंदर उसके सामने खड़ा है। उसका रूप एक छोटे लड़के जैसा था लेकिन उसके सर पर सींग थे और पीछे एक पूंछ थी। उसकी ईयर तेजी से चमक रही थी, वो क्यूट और प्यारा लग रहा था। उसने बाइनिंग बिंग की तरफ देखा और बोला, एक ब्लेस्ड लैंड में एक लैंड स्पिरिट होता है, एक ग्रोटो हेवन में एक हेवनली स्पिरिट, जबकि ड्रैगन कोर्ट में मैं हूं ड्रैगन स्पिरिट। ड्रैगन कोर्ट? लेकिन ये तो इमॉर्टल गू हाउस ड्रैगन पैलेस है ना? और तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हो? बाइनिंग बिंग नेचुरली ड्रैगन पैलेस के बारे में जानती थी, इसलिए वो बहुत पजल थी। ड्रैगन स्पिरिट हंसा, उस जमाने में ड्रैगनमन गू इमॉर्टल्स ने ड्रैगन कोर्ट बनाया था लेकिन ड्यूक लॉन्ग ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसका नाम बदलकर ड्रैगन पैलेस रख दिया। रही बात आपको मास्टर मानने की, तो ये अब मेरा एक लौटा विकल्प है। क्योंकि आप एक ऐसी ड्रैगनमैन हैं जो किस्मत से भाग चुकी है और हेवनली कोर्ट के खिलाफ है, आप ही फिलहाल मेरी मास्टर बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। मास्टर, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ड्यूक लॉन्ग को मेरे अस्तित्व के बारे में नहीं पता, मैं छुपा हुआ था और उस ये गलतफहमी पाल राखी थी कि उसने ड्रैगन कोर्ट को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया है। हेवनली कोर्ट बहुत ताकतवर है, मैं मास्टर से गुजारिश करता हूं कि वो इस मौजूदा खतरे को हाल करने के लिए कोई कदम उठाएं। भविष्य में हम ड्रैगनमैन नस्ल को स्वर्ग के आदेश का पालन करने के लिए लीड करेंगे, हम इंसानी नस्ल को हराएंगे और ड्रैगनमैन को इस दुनिया का शासक बनाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? बाइनिंग बिंग ने माथा सिकोड़ा। यूज ये बात अजीब लगी। मैं सिर्फ एक रैंक 7 गू इमॉर्टल हूं, भले ही मेरे पास फ्यूचर सेल्फ हो, मेरे पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ नहीं है। मौजूदा सिचुएशन को छोड़ भी दे, यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी इस मुश्किल को हाल नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। फेट गू ने बहुत पहले ही ये इशारा दे दिया था,
इंसानियत का पतन होगा और ड्रैगनमे का राज होगा। हमारी ड्रैगनमैन नेजल इस दुनिया की अगली लीडर होगी और हम ड्रैगनमे को इंसानियत को निकाल कर दुनिया को एक करने के लिए चुना गया है। वो बदमाश ड्यूक लॉन्ग ड्रैगनमैन पूर्वज कहलाने के लायक नहीं है, वो हमारी नस्ल का सबसे बड़ा गद्दार है। ड्रैगन कोट की ताकत पूरी तरह से नहीं दिखाई गई है क्योंकि इसके पास एक असली मास्टर नहीं था। ऑफ कोर्स, ड्रैगन कोट अभी सिर्फ एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस है, भले ही यह अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे, एक ब्रेक थ्रू करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं मास्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दी ज़ैंग शेंग को काबू करें। बाइनिंग बिंग हैरान थी, दी ज़ैंग शेंग को मैं काबू कर सकती हूं? ड्रैगन स्पिरिट ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी, मास्टर, आपको ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है। ड्रैगनमैन का राज होगा, दिव्या पशु हमारे लिए रास्ता बनाएगा। दी ज़ैंग शेंग को हेवनली डाओ ने बनाया था, उसके अंदर इंसानी नस्ल के लिए जन्मजात नफरत है, वो असल में हमारी ड्रैगनमैन नस्ल का दिव्या पशु है। ड्रैगन कोट यूज इसलिए काबू नहीं कर पाया क्योंकि वो सिर्फ एक इमॉर्टल गू हाउस था और उसके पास एक असली मास्टर नहीं था। लेकिन आपके साथ सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। बाइनिंग बिंग अपनी पलकें बार बार झपका रही थी, उस होश आने में काफी वक्त लगा। उसके मन में कई शंकाएं थी, जैसे कि ये बयान कि ड्रैगन में राज करेंगे, क्या ये इंसानियत नहीं थी जो राज करेगी? अगर फेटगू ने यह आदेश दिया था, तो हेवनली कोर्ट फेटगू को रिपेयर करने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहा था? बाइनिंग बिंग ने अपने मन की सारी शंकाओं को दबाया और उसके दिल में उत्साह उभार आया। ही, ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत से ठीक पहले अचानक से ऐसा ट्विस्ट आएगा। हेवनली कोर्ट में अभी भी कई राज दफन लगते हैं। भले ही मैं एक इंसान थी, मैं एक खास तरीके से ड्रैगनमैन में बदल गई। लेकिन ड्रैगनमैन नस्ल को लीड करके इंसानियत की हुकूमत को उखाड़ फेंकना, इस बात के बारे में सोचकर ही मेरा दिल जोरों से धड़कता है। हेवनली कोर्ट को रेजिस्ट करना इंटरेस्टिंग है, लेकिन ड्रैगनमैन नस्ल के उठान को लीड करना उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। हा, इंटरेस्टिंग। बाइनिंग बिंग की एडी तेजी से चमकने लगी जब वो दिल खोलकर हंसी और ड्रैगन स्पिरिट से बोली, तुम जो भी हो या तुम्हारे जो भी प्लान्स हो, मुझे परवाह नहीं। वैसे भी, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता, तो मैं अब तक मर चुकी होती। तुम्हारा मकसद सच में इंटरेस्टिंग है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बाइनिंग बिंग बाकियों से अलग थी, वो एक असली शैतान थी और अपने फैसले इस बात पर लेती थी कि उस क्या पसंद है। वो वही करती थी जो उस ज्यादा एक्साइटिंग लगता था। तथाकथित इंसानी पहचान उस कभी बांध नहीं सकती थी। लू वे येन ने सदर्न बॉर्डर को धोखा दिया था जबकि उसने इंसानियत को ही धोखा दे दिया था। ड्रैगन स्पिरिट खुश हो गया, मास्टर, आपके कदम उठाने से दी ज़ैंग शेंग का एलिजेंस एक आसान मामला है। ड्रैगन स्पिरिट इतना एक्साइटेड था कि उसके आंसू निकल आए, ये बहुत अच्छा है। मैं तो लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन मास्टर, आपके आने का मतलब है कि मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। मौजूदा हेवंस विल स्टार कॉन्स्टलेशन की विल से इन्फ्लुएंस हो चुकी है, जिसने फेटगू के इशारे को बदल दिया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेवनली कोर्ट में बड़ी तादाद में सोए हुए गू इमॉर्टल्स मर चुके हैं, स्टार कॉन्स्टलेशन की विल ने अपने रिइंफोर्समेंट्स खो दिए हैं, हेवनली डाओ की विल ने उस दबाना शुरू कर दिया है। आपका यहां प्रकट होना इस बात का सबूत है। अब हम पहले दी ज़ैंग शेंग को काबू करेंगे और लड़कर बैटलफील्ड में वापस जाएंगे। चाहे हेवनली कोर्ट हो या सदर्न नॉर्दर्न अलाइड फोर्सेस, वो आपस में लड़ रहे हैं। भले ही मैं चाहता हूं कि वो सब मर जाएं, यह फेटगू को हासिल करने का एक बेहद अनमोल मौका है। जैसे ही हम फेटगू के कांटेक्ट में आएंगे, ड्रैगनमैन सुप्रीमेसी का इशारा प्रकट होगा और हम वही कर सकते हैं जो प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूएस जमाने में किया था। इस झंडे को अपने हाथों में लेकर हम लोगों के दिल बदल देंगे। ड्रैगनमैन नस्ल का उठान अब रोका नहीं जा सकेगा। चैप्टर 1747 स्टार कॉन्स्टलेशन की कुर्बानी। यहां तक कि हेवन ओवरसीइंग टावर जिसके पास रैंक 9 फेट गू था, वो भी ड्रीम पाथ किलर मूव के हमले को रोक नहीं पाया। ड्रैगन प्लस एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था जिसमें रैंक 8 इमॉर्टल गू ड्रीम टोकन था। इससे बना रैंक 8 ड्रीम पाथ किलर मूव शायद मौजूदा दुनिया का नंबर 1 ड्रीम पाथ किलर मूव था। जैसा कि कहावत है, एक स्किल से पूरी दुनिया पर राज करो। हेवन ओवरसीइंग टावर के पास कोई ड्रीम पाथ डिफेंसिव मेथड नहीं था, इसलिए ड्रैगन स्पिरिट के एक्शन का असर फौरन दिखा। अगर ये चलता रहा, तो हेवन ओवरसीइंग टावर का नाम और निशान मिट जाएगा। यह मूव सिर्फ ड्रीम रेल्म से जी हुस्पेत नहीं है, ये एक ड्रीम पाथ किलर मूव है और हेवनली कोर्ट इसका कुछ नहीं कर सकती, भले ही उनके पास पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन हो। एक पाल में याओ हुआंग और बाकियों को जीत की उम्मीद नजर आई। कौन सोच सकता था कि इस आखिरी मोड़ पर बाइनिंग बिंग हाई सिचुएशन को पलट देगी।
हमें डेट रहना होगा। सब लोग ड्रैगन प्लस को डिफेंड करो। सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स ने एक्टिवली सहयोग किया। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस गायब दिए और वो घबराहट में हमला करने लगे। कुछ तो गड़बड़ है। फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग पर नजर रखे हुए था और उसने जल्दी ही कुछ गलत महसूस किया। ड्यूक लॉन्ग, जो दी ज़ैंग शेंग के साथ उलझा हुआ था, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसका एक्सप्रेशन शांत था और उसकी निगाहों में एक पुरानी याद की झलक थी। 1 मिलियन साल से भी ज्यादा पहले, हेवनली कोर्ट की गहराइयों में। हॉन्ग टिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली कोर्ट में आने की? अब तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे पुनर्जन्म का राज खुल चुका है। तुमने किस्मत के खिलाफ जाकर और स्वर्ग की इच्छा को नकार कर मारे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश की। तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। ड्यूक लॉन्ग ने रेड लोटस को देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसकी निगाहें गुस्से से जल रही थी। रेड लोटस डेमन वेनरेबल मुस्कुराया, मास्टर, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं पहले ही मरने का इरादा कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ फेट गू को नाश्त करने नहीं आया, इसलिए आपको इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, मास्टर। ओह, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने ड्यूक लॉन्ग पर एक गहरी नजर डाली। मैं मास्टर को मानने आया हूं कि वो फेट गू को नाश्त करने में मेरी मदद करें। ड्यूक लॉन्ग हैरान रह गया और फिर जोर से हंसा, फिर धीरे धीरे हंसना बैंड किया और रेड लोटस को अपनी गहराई वाली ड्रैगन इल्म से देखा। तो बताओ, मास्टर ध्यान से सुनेगा। रेड लोटस मुस्कुराया, हजारों बार पुनर्जन्म लेने के बाद मुझे इत्तेफाक से कुछ सुराग मिले और मैंने 10 से ज्यादा पुनर्जन्म उन्हें साफ साफ समझने में लगा दिए। फेट गू ने इंसानियत को छोड़ दिया है। उसके मौजूदा इशारे में 4 शब्द हैं। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ड्यूक लॉन्ग ने उसका सेंटेंस पूरा किया, ड्रैगन में का राज होगा। रेड लोटस हैरान रह गया और फिर हंसा, मास्टर, आपको इसके बारे में पहले से पता था? क्या आप फेट गू को ड्रैगनमैन नस्ल के उठान को सुनिश्चित करने के लिए बचा रहे हैं? आखिर अभी मौजूद ड्रैगन में का सबसे बड़ा ग्रुप आपके अपने खून के वंशज हैं। बिल्कुल नहीं। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, हॉन्ग टिंग, तुम पूरी सिचुएशन नहीं जानते। मास्टर वो पहला शख्स था जिसने ड्रैगनमैन सुप्रीमेसी का राज खोला और वो पहला शख्स भी था जिसने इसकी खबर दी। भले ही मैंने खुद को एक ड्रैगनमैन बना लिया और ड्रैगनमैन पूर्वज बन गया, मेरा असली दिल हमेशा इंसानियत के साथ रहा है। तुम मानो या ना मानो, यही सच है। मैं आप पर विश्वास करता हूं। रेड लोटस ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैं मास्टर के दिल पर विश्वास करता हूं। ओ मास्टर, आप मुझे जितना समझते हैं उतना ही मैं आपको समझता हूं। आप कभी अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत को धोखा नहीं देंगे। अभी मुझे डर था कि आप मेरी बातों से इनकार कर देंगे और मैं जानबूझकर आपको उकसा रहा था। HMPH, छोटा शैतान। ड्यूक लॉन्ग ने नाक सिकोड़ी, लेकिन उसके दिल में एक संतुष्टि का एहसास उठा और उसने आगे कहा, मास्टर ने ड्रैगनमैन लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें पढ़ना जारी रख सकूं, हेवनली कोर्ट और पूरी इंसानी नस्ल को लीड करने में तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेट गू ड्रैगनमैन सुप्रीमेसी का इशारा देगा। लेकिन शुरुआती झटके और डर के बाद मास्टर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि फेट गू एक हेवन पाथ गुवर्म है। स्वर्ग का तरीका हमेशा अधिकता को कम करता है जबकि कमी को पूरा करता है। इंसानियत ने तरक्की की है, 5 रीजन्स और 2 हेवंस को एक किया है। हम अतीत की वेरिएंट ह्यूमन रेसेस से कहीं ज्यादा फूल फल रहे हैं। यह नेचुरली हेवनली डाओ को अधिकता कम करने और कमी पूरी करने पर मजबूर करेगा। ये वही सिचुएशन है जैसे जब प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने फेट गू हासिल किया था और इंसानियत को सर्वोच्च बनाया था। लेकिन मास्टर अभी भी फेट गू को डिफेंड कर रहा है, जानते हो क्यों? रेड लोटस की एक तेज रोशनी से चमक उठी जब उसने पूछा, क्यों? ड्यूक लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली। असल में फेट गू का छिपा हुआ खतरा प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने युग में ही उठा दिया था। इंसानियत फेट गू की वजह से एक हुई थी। लगभग सभी इंसानों ने वेरिएंट ह्यूमन रेसेस का विरोध करने की हिम्मत हासिल कर ली थी जब उन्हें पता चला कि स्वर्ग किसके साथ है। लेकिन एक बार जब इंसानों के सर्वोच्च होने की किस्मत खत्म हो जाएगी तो इंसान क्या करेंगे? ये बिना शक एक बड़ा खतरा था और ये मुद्दा प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के गुजरने के बाद भी हल नहीं हुआ। अपने मरते वक्त उसने ये भारी जिम्मेदारी अपने शिष्य को सौंप दी। ये शिष्य भविष्य की स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल थी। जब उसकी उम्र खत्म होने वाली थी, उसने आखिरकार इस छिपे हुए संकट को हल करने का एक तरीका सोच लिया। वो था डाओ के साथ एक हो जाना। रेड लोटस ने माथा सिकोड़ा, डाओ के साथ एक हो जाना? बिल्कुल। ड्यूक लॉन्ग ने समझाना जारी रखा, फेट गू को सीधे सिर्फ हेवनली डाओ हाई कंट्रोल कर सकता है।
इंसान या वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ज्यादा से ज्यादा एक दो चीजें देख सकते हैं और कुछ इशारे हासिल कर सकते हैं। शायद भविष्य में नए पाथ्स के विकास के साथ जो एक दूसरे से टक्कर लेंगे, फेट गू को इस्तेमाल करने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये नामुमकिन है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सोचा, जब वो फेट गू के लिए कुछ नहीं कर सकती तो वो सोर्स पर ही हमला क्यों ना करे। इसलिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और डाओ के साथ एक होकर उसने अपनी विल का इस्तेमाल हेवनली डाओ के ऑपरेशंस में भाग लेने, दखल देने और हेवंस विल को प्रभावित करने के लिए किया। क्योंकि हेवंस विल प्रभावित हुई, फेट गू को हेवनली कोर्ट अनंत काल तक पकड़ सकता था। तो ये बात थी। रेड लोटस डेमन वेनरेबल का दिल हिल गया जब उस एहसास हुआ, फेट गू का जाल ऑल इनकम्पसिंग वेब कहलाता है। दुनिया में सब कुछ इस जाल से बंधा है जिसे फेट द्वारा व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने सीधे हेवंस विल को मैनिपुलेट किया और इसलिए वो फेट गू को प्रभावित कर सकती है, जिससे इंसानियत हमेशा सर्वोच्च रहेगी। तो इसीलिए फेट गू हेवनली कोर्ट के लिए इतना जरूरी है। इसीलिए स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स ने मेरे साहित 3 डेमन वेनरेबल्स को रोक दिया। इसीलिए हेवनली कोर्ट अब तक हारा नहीं, इंसानियत का पवित्र स्थल और दुनिया की नंबर 1 सुपर फोर्स बन गया। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। हॉन्गटिंग, तुम्हारी बुद्धि ने मास्टर को कभी निराश नहीं किया। दुनिया का दस्तूर है कि लंबे समय तक एकजुट रहने के बाद बंटवारा होता है और लंबे समय तक बंटवारे के बाद एकजुट। क्या तुमने कोई ऐसी सुपर फोर्स देखी है जो हमेशा टिक सके? अगर हम खुद को देखें तो लोगों के दिल आसानी से बदल जाते हैं, वो इच्छाओं से भरे होते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। यहां तक कि मजबूत ताकतें या पारिवारिक बंधन भी इंसानी दिल की खामियों को नहीं भर सकते। अगर बाहरी मुद्दे देखें तो अगर एक ताकतवर गू इमॉर्टल नाराज हो जाए तो आमतौर पर सुपर फोर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर ये गू इमॉर्टल रैंक 8 तक कल्टिवेट कर ले तो वो शायद एक सुपर फोर्स को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। इस दुनिया में व्यक्तिगत ताकत आसानी से एक ग्रुप से आगे निकल सकती है। ऐसी सुपर फोर्स बहुत कम होती है जो कई सालों तक टिक सके। लेकिन हमारा हेवनली कोर्ट एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास फेट गू है। किस्मत के अरेंजमेंट्स के तहत हम हमेशा इंसानियत का पवित्र स्थल रहे हैं। हमारे आंतरिक मामले हमेशा शांतिपूर्ण रहे हैं। भले ही झगड़े हों, वो हर तरह के इत्तेफाक और किस्मत के मिलन से आसानी से सुलझ जाते हैं। हमारे दुश्मन आमतौर पर पूरी तरह से बढ़ नहीं पाते। भले हाई रैंक 8 दुश्मन हों, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और हेवनली कोर्ट को खुद से कदम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दुश्मन हर तरह की घटनाओं की वजह से मर जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं। ये सारे चमत्कार स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की कुर्बानी से हुए। उनके रैंक 9 विजडम पाथ कल्टिवेशन के बिना हेवनली डाओ के ऑपरेशंस में दखल देना और बदलाव करना नामुमकिन है। लेकिन भले ही वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल थी, उनकी विल अक्सर हेवंस विल के सामने कमजोर पड़ जाती थी। रेड लोटस को एहसास हुआ, जैसे ड्रैगनमैन सुप्रीमेसी का इशारा। हाँ, मैं भी यूएस वक्त चौंक गया था। लेकिन जब मुझे इस पुराने राज का पता चला, मैंने इंतजार करने का फैसला किया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद फेट गू का इशारा फिर से बदल गया। ड्रैगनमे का राज होगा, गायब हो गया। वो वापस इंसानियत का राज होगा, पर आ गया। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया। बाद में मैंने हेवनली कोर्ट के गुप्त रिकॉर्ड्स पढ़े और पता चला कि ऐसे मामले कई बार हो चुके हैं। ड्रैगनमैन का राज होगा सिर्फ सबसे हालिया मामला है। ड्रैगनमे के राज करने का इशारा भरोसेमंद नहीं है। रेड लोटस का दिल डूबता चला गया। जब उसके मास्टर ड्यूक लॉन्ग को इस बारे में पहले से पता था, तो उसने उसके सवालों को क्यों सुना? यूज अचानक एहसास हुआ, वो हेवनली कोर्ट में नहीं घुसा था, बल्कि ड्यूक लॉन्ग उसका इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार कर रहा था कि वो सवाल पूछे और फिर वो यूज हेवनली कोर्ट का पुराना राज बताए। रेड लोटस ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और ड्यूक लॉन्ग को देखा। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया। हॉन्गटिंग, मास्टर ने तुम्हारा इंतजार इसलिए किया ताकि वो तुम्हें ये बता सके और तुम्हें पछताने पर मजबूर कर सके। तुमने स्प्रिंग ऑटम सकाडा बनाया और पुनर्जन्म ले सकते हो। ये सच में एक शैतानी हरकत है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अतीत को बदलने की उम्मीद है, लेकिन क्या सच में है? नहीं। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया और एक दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग है, हेवनली डाओ है, स्टार कॉन्स्टलेशन की विल है, फेट गू का इशारा है। तुम स्वर्ग को कैसे उलट सकते हो? तुम अतीत को कैसे बदल सकते हो? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक रैंक 9 डेमन वेनरेबल की ताकत है? लिमिटलेस और रेकलेस सेवेज इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। एक वेनरेबल कब तक जी सकता है?
सबसे लंबा जीने वाले लॉर्ड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल द, लेकिन वो भी सिर्फ 25,000 साल। और हेवनली कॉर्ट, इसके पास लाखों सालों का इतिहास और जमा पूंजी है। इसके पास एक से ज्यादा इमॉर्टल वेनरेबल की कुर्बानी और सुरक्षा है। इसके पास फेट गू है। ये बड़ी पिक्चर है। क्या तुम इतनी गहरी नींव को हिला सकते हो? खासकर जब तुमने पुनर्जन्म लिया है। तुम सिर्फ फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल करके रैंक 9 बैटल स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हो। तुम अभी तक एक असली रैंक 9 वेनरेबल नहीं हो। रेड लोटस चुप था। यहां तक कि यूएस जैसा ताकतवर भी हेवनली कोर्ट के सामने लगातार लाचारी महसूस करता था। वो हेवनली कोर्ट को नाश कर सकता था, लेकिन इसका क्या फायदा होता? जब तक फेट गू मौजूद था, हेवनली कोर्ट को आसानी से फिर से बनाया जा सकता था। और क्योंकि स्टार कॉन्स्टलेशन की विल हेवंस विल को प्रभावित कर रही थी, फेट गू हमेशा ये आदेश देता कि इंसानियत राज करेगी, हेवनली कोर्ट भी इंसानियत का पवित्र स्थल होगा और हमेशा नंबर 1 फोर्स रहेगा। किस्मत के नियंत्रण में हर तरह के सौभाग्यशाली इनकाउंटर्स अरेंज किए जाएंगे और अनेकों प्रतिभाशाली लोग एक्टिवली हेवनली कोर्ट के साथ हो जाएंगे या सरेंडर कर देंगे। हेवनली कोर्ट क्रूशियल पॉइंट नहीं था, स्टार कॉन्स्टलेशन की विल और फेट गू सबसे जरूरी एलिमेंट्स थे। स्टार कॉन्स्टलेशन की विल। सबसे पहले, रेड लोटस एक विजडम पाथ रैंक 9 नहीं था। उसके पास स्टार कॉन्स्टलेशन की विल से निपटने का कोई तरीका नहीं था जो डाओ के साथ एक हो चुकी थी। दूसरा, वो स्टार कॉन्स्टलेशन की विल से निपटना नहीं चाहता था। आखिर स्टार कॉन्स्टलेशन की विल ने हेवंस विल में दखल दिया और इंसानी नस्ल के स्टेटस की रक्षा की, जिससे इंसानियत हमेशा फूलती फलती रहेगी। रेड लोटस सिर्फ अपने परिवार और प्रियजनों को जिंदा करना चाहता था। उसने कभी अपनी नस्ल को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। तो रेड लोटस डेमन वेनरेबल के लिए सिर्फ एक ही जवाब बचा था, वो था फेट गू को नाश करना। चैप्टर 1748 ड्यूक लॉन्ग की कुर्बानी। फेट गू को नाश करना इंसानियत के लिए नुकसानदेह होता, लेकिन पांचों रीजन्स की सिचुएशन स्टार कॉन्स्टलेशन की विल की वजह से वैसी हाई रहती। बिना फेट गू के ना तो हेवनली कोर्ट और ना हाई हेवनली डाओ इसका इस्तेमाल कर पाते। ऐसी सिचुएशन में जहां दोनों तरफ बराबर थे, इंसानों के पास एक बड़ा एडवांटेज होता। वो दूसरी नस्लों को मजबूत होते हुए क्यों देखते? लेकिन रेड लोटस एक अदरवर्ल्डली डेमन नहीं था। वो फेट गू को पूरी तरह से कैसे नाश कर पाता? अनेकों बार पुनर्जन्म लेने के बाद भी रेड लोटस को फेट गू को पूरी तरह से नाश करने का कोई तरीका नहीं मिला। इसलिए इस पुनर्जन्म में वो ड्यूक लॉन्ग को मानने आया था ताकि वो उसकी तरफ आ जाए और साथ मिलकर काम करें। लेकिन कौन सोच सकता था कि हेवनली कोर्ट के पास इस तरह का राज होगा। रेड लोटस का प्लान फेल हो गया। तजुर्बा ही आखिर में काम आया। रेड लोटस ड्यूक लॉन्ग को मनाना चाहता था और ड्यूक लॉन्ग भी इस मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने प्रिय शिष्य को मना सके। होंग तिंग, अब रुक जाओ, ड्यूक लॉन्ग ने गंभीरता से कहा। मैंने ये सब इसलिए कहा ताकि तुम वापस आ जाओ। राइचस पाथ सिर्फ शान और इज्जत के बारे में नहीं होता, इसके साथ अक्सर कुर्बानियां भी जुड़ी होती हैं। इंसानियत के लिए, हेवनली कोर्ट के लिए, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद को कुर्बान कर दिया। और तुम्हारे माता पिता और पत्नी तुम्हारे लिए इमॉर्टल वेनरेबल बनने का रास्ता साफ करने के लिए मर गए। उनकी कुर्बानियां जरूरी और कीमती थी। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? होंग टी, ए फ्लैट, ये सब बैंड करो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। रेड लोटस की निगाहें दृढ़ थी। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने आपको बार बार निराश किया है, लेकिन यही वो रास्ता है जिस पर मैं चलना चाहता हूं। ड्यूक लॉन्ग ने एक कड़वे एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया और कहा, मैं निराश नहीं हूं। अगर तुम मान जाते तो मुझे शक होता। मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा आसानी से नहीं हिलाई जा सकती, ये पहले से ही मेरे अनुमान में था। तो अब अपने मास्टर को खुद एक उदाहरण बनकर तुम्हें सिखाने दो। आपका मतलब क्या है? जैसे हाई रेड लोटस उलझन में था, ड्यूक लॉन्ग ने एक अरेंजमेंट एक्टिवेट किया जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन। रेड लोटस का हैरान चेहरा जल्द ही शॉक में बदल गया जब उसने इस किलर मूव की प्रकृति और असर को महसूस किया। रेड लोटस ने शॉक में चिल्लाया, मास्टर, आपने दुनिया के सारे ड्रैगनमैन को मार दिया? आपके बच्चे और पोते पोती भी उनमें से हैं। अगर मुझे सही याद है तो आपके सारे बच्चे और खून के वंशज पहले ही ड्रैगनमैन में बदल चुके थे। सही कहा। ड्यूक लॉन्ग का शरीर कांपा, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। मैं ड्रैगनमैन का पूर्वज हूं, दुनिया का पहला ड्रैगनमैन। जब मैंने ड्रैगनमैन ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड बनाया था, मैंने पहले ही ये अरेंजमेंट कर दिया था जो मुझे पूर्वज होने के नाते बाकी सभी ड्रैगनमैन को आसानी से खत्म करने की इजाजत देता है। जब ड्रैगनमैन का राज होगा का इशारा प्रकट हुआ, मैंने इस मेथड का इस्तेमाल करने का सोचा था।
उस वक्त लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन की विल प्रकट हुई और मुझे निर्देश दिया कि ड्रैगनमे को फिलहाल जिंदा रहने दो और भविष्य में उनका इस्तेमाल करो। मैं बार बार हिचकिचाया। होंगटिंग, तुमने भी मेरे बच्चों, पोते पोतियों और वंशजों को देखा है। मेरे लिए अपने पोते पोतियों और परिवार के साथ अपना बुढ़ापा गुजारना सबसे बड़ी खुशी थी। अफसोस, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मास्टर। रेड लोटस कुछ बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। उस समझ नहीं आया कि ड्यूक लॉन्ग को सांत्वना देने के लिए क्या कहे। ड्यूक लॉन्ग की आंख लाल हो गई और आंसुओं से भर गई। रेड लोटस ने ड्यूक लॉन्ग का ये रूप कभी नहीं देखा था। उसने रोते हुए कहा, मैं साफ साफ समझता हूं, भले ही ड्रैगनमे का राज होगा का इशारा ना हो, ड्रैगनमन नस्ल हमेशा हेवनली कोर्ट और इंसानी नस्ल के लिए एक छिपा हुआ खतरा रहेगी। क्योंकि ड्रैगनमैन नस्ल दूसरी वेरिएंट ह्यूमन रेसेस से अलग है। इसे मैंने बनाया था। इसके सदस्य मूल रूप से इंसान थे। ये एक खून चूसने वाली जोंक की तरह है जो इंसानियत से चिपक गई है, इंसानों का खून चूस कर खुद को मजबूत कर रही है। ड्रैगनमन लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मेथड उम्र बढ़ाने के लिए लाइफ स्पैन गु के बाद दूसरे नंबर पर है। लाइफ स्पैन गु कम है, लेकिन कितने करोड़ों लोग अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं? ड्रैगनमन की आबादी बढ़ती रहेगी जबकि इंसान कम होते जाएंगे। और भी डरावनी बात, ड्रैगन में इंसानों से पैदा होते हैं, जो नेचुरली इंसानों की सतर्कता को कम कर देता है। और मेरी शोहरत और एक वेनरेबल का मास्टर होने के प्रोटेक्शन के साथ कौन ड्रैगनमे को दबा सकता है या परेशान कर सकता है? अगर ये चलता रहा तो ड्रैगनमैन भविष्य में किसी दिन इंसानियत को दबा देंगे। अगर फिर से कोई अनहोनी हो गई और फेट गु ने ड्रैगनमे का राज होगा का इशारा फिर से दे दिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ड्यूक लॉन्ग ने फिर रेड लोटस को गहराई से देखा। जब तुम इस बार हेवनली कोर्ट में आए और मुझे मारने की कोशिश की, मुझे अचानक एहसास हुआ कि यही वो वक्त था जिसका स्टार कॉन्स्टलेशन की विल ने अनुमान लगाया था। ड्रैगनमैन नस्ल को मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके विनाश की भी एक कीमत होनी चाहिए। ये कीमत है तुम्हें मनाना, मेरे शिष्य होंगटिंग। मास्टर तुम्हें कुर्बानी की भावना सिखाना चाहता है। मैं तुम्हें इंसानियत के राइचस पाथ की भावना दिखाऊंगा। रेड लोटस, मास्टर। ड्यूक लॉन्ग का शरीर हिला और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसने अपने ही बच्चों और वंशजों को मार डाला था। उसका दिल दुख और दर्द से भरा हुआ था, जैसे उस चाकू से काटा गया हो, लेकिन उसमें जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई और उसने रेड लोटस की तरफ चिल्लाया, होंगटिंग, मेरे शिष्य, तुम्हारा रास्ता एक बैंड गली है। तुम हेवनली कोर्ट से नहीं जीत सकते, क्योंकि हेवनली कोर्ट की ताकत सिर्फ उसकी ऊपरी नींव या फेट गु नहीं है। इसकी ताकत अनगु इमोर्टल्स की पीढ़ियों से आती है, जो खुद को कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाते। वो इंसानियत और न्याय की रक्षा करते हैं। हर पीढ़ी इस इच्छा को आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है। इन कुर्बानियों के बिना इंसानियत शायद अभी भी वेरिएंट ह्यूमन रेसेस द्वारा कुचली और गुलाम बनाई जाती। हमें अब जैसी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। होंगटिंग, मास्टर ने तुम्हें सिखाया, हेवनली कोर्ट ने तुम्हें पाला। जो तुमने आनंद लिया वो पुराने जमाने से लेकर अब तक हमारे पूर्वजों के समर्पण और कुर्बानी का फल था। तो वापस आ जाओ होंगटिंग, किस्मत के अरेंजमेंट्स का पालन करो। रेड लोटस, इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड। ड्यूक लॉन्ग की याद एक पाल में गुजर गई। उसकी निगाहें फिर से तेज हो गई। उसने दूर ड्रैगन पैलेस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है ड्रैगन स्पिरिट, तुम्हारे अस्तित्व का अंदाजा फेरी जी वेई पहले ही लगा चुकी थी। हम तो बस तुम्हारे ही खेल में तुम्हें फंसा रहे थे। अगले हाइपैल, उसने एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया। उसने कभी ये इमॉर्टल किलर मूव रेड लोटस को मारने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन अब ये बाइनिंग बिंग को मारने के लिए काफी से ज्यादा था। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन। एक पाल में बाइनिंग बिंग का शरीर जोर से कांपा। उसके दिल को लगा जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो और वो जमीन पर गिर पड़ी, मुंह से ढेर सारा खून निकलते हुए। ड्रैगन स्पिरिट ने शौक में चिल्लाया, क्या हुआ? यूज अतीत का राज नहीं पता था। असल में उसका जन्म ड्यूक लॉन्ग द्वारा ड्रैगनमैन नस्ल के विनाश के बहुत बाद हुआ था। ड्रैगन स्पिरिट की डरी हुई निगाहों के सामने बाइनिंग बिंग जल्द हाई मर गई। उसकी धीरे धीरे ठंडी पड़ती लाश बड़े से ड्रैगन पैलेस में पड़ी थी। हेवनली कोर्ट, फेरी जी वेयस बड़े फॉर्मेशन से बाहर आई जो स्पेक्ट्रल सोल को कैद किए हुए था। हेवनली कोर्ट का बैटलफील्ड अभी तक साफ नहीं हुआ था। फेरी जी वे स्पेक्ट्रल सोल की कैद में एक झलक देखने आई थी। मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल बेहद शक्तिशाली और क्रूर था, अभी का स्पेक्ट्रल सोल सिर्फ एक बची हुई आत्मा है जिसके पास ना कोई गु वॉर्म्स हैं और ना है इमॉर्टल एसेंस। वो क्या कर सकता है? इस किट से भागना तो दूर की बात है। ओह,
ड्रैगन स्पिरिट भी एक्सपोज हो गया, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। फेरी जीवे यह देखकर मुस्कुराई। उसने ड्रैगन स्पिरिट के अस्तित्व का अंदाजा लगा लिया था क्योंकि यूस इस पर शक था। एक मालिक के बिना ड्रैगन पैलेस असल में 4 ड्रैगन जनरल्स को पकड़ सकता था, यह असाधारण था। जब उसने ड्रैगन स्पिरिट के अस्तित्व का अंदाजा लगा लिया, जब ड्रैगन स्पिरिट ने ड्यूक लॉन्ग को धोखा देने और ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि ड्यूक लॉन्ग ने ड्रैगन पैलेस को रिफाइन कर लिया है, हेवनली कोर्ट को इसके बारे में पता था। ड्यूक लॉन्ग ने फेरी जी वेई से सलाह ली। फेरी जी वेई ने ड्रैगन स्पिरिट को उसके ही खेल में फंसाया, हिडन ड्रैगन केव नाम का एक जाल बिछाया। ये जाल ना सिर्फ ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल्स को टारगेट कर रहा था, बल्कि ये ड्रैगन स्पिरिट और दी जैंग शेंग के खिलाफ भी एक साजिश थी। बिना ऐसी स्ट्रेटजी के फेरी जी वे एवरीबॉडीज विजन किलर मूव इस्तेमाल करने और इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई को हर जगह ब्रॉडकास्ट करने की हिम्मत कैसे करती? फेरी जी वे एक इमॉर्टल गू हाउस में दाखिल हुई जिसमें बेनेवलेंस गू था। उसने अपने मन में सोचा, अब फैंग युआन के स्प्रिंग ऑटम सकाडा से निपटने का वक्त आ गया है। इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड। बूम! ड्रैगन पैलेस दूर जा गिरा जबकि ड्रैगन स्पिरिट घबराहट में चिल्लाया। ड्रीम पाथ ऑफेंसिव किलर मूव टूट गया। हेवन ओवरसीइंग टावर वापस अपने पुराने रूप में आ गया और फिर से सॉलिड हो गया। टावर के अंदर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स दिल खोलकर हंसे। दुश्मन को फंसाने का उनका प्लान एक बड़ी सफलता थी। डैम इट, तो ये सब हेवनली कोर्ट की साजिश थी। लड़ाई कभी उनके कंट्रोल से बाहर नहीं गई। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था जब उसने माना, हम ये लड़ाई हार गए हैं। बिंगसाई चुवांग को भी ये एहसास हो गया, लेकिन उसने फिर भी गू इमॉर्टल्स को हेवन ओवरसीइंग टावर पर हमला करने के लिए भेजा। हेवन ओवरसीइंग टावर बेहद तेजी से पीछे हटा, जिससे साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स को और भी ज्यादा निराशा हुई। पीछे हटने का वक्त है। फैंग युआन की निगाहें घूमी। उसके पास एक रैंक 8 किलर मूव था जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था, जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाता तो यूज भागने का मौका दे सकता था। लेकिन इस वक्त लू वे यिन की लीड में हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स का एक ग्रुप फैंग युआन और बाकियों के चारों तरफ घेर लिया। फैंग युआन की साइड एक घायल जानवर की तरह थी जो वाइल्ड काउंटर अटैक कर रही थी। लू वे यिन ने सिचुएशन देखी और एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया, 8 पॉइंट सैंक्टम। यह मूव एक डिफेंसिव किलर मूव था। यह न सिर्फ यूजर को बचता था, बल्कि दूसरों पर भी असर कर सकता था। 8 पॉइंट सैंक्टम ने फौरन एक रेत का गोला बनाया जिसने गू इमॉर्टल्स को धक लिया और हर इमॉर्टल किलर मूव को रोक दिया। उसने यहां तक कि कैलेमिटी लक ऑल्टर के किलर मूव्स को भी रोक दिया। सब, दुश्मन और दोस्त दोनों, हैरान थे। लू वे यिन की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। लू वे यिन के प्रदर्शन ने सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स को पूरी तरह से निराशा के अंधेरे में धकेल दिया। दूसरी तरफ ड्यूक लॉन्ग दी जैंग शेंग से आजाद हो गया और ड्रैगन पैलेस की तरफ बढ़ा। दी जैंग शेंग उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन यूज हेवन ओवरसीइंग टावर और दूसरे इमॉर्टल गू हाउसेज ने रोक लिया। ड्यूक लॉन्ग, हमारे लोगों का सबसे बड़ा गद्दार, ड्रैगन स्पिरिट चिल्लाया जब वो ड्रैगन पैलेस की गहराइयों में छिप गया। ड्यूक लॉन्ग यूज थोड़े वक्त में ढूंढ नहीं पाता। उसने बिना खर्च की परवाह किए अपनी इमॉर्टल एसेंस डाली, जबरदस्ती ड्रैगन पैलेस को फिर से रिफाइन करने लगा। वो हंसा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए इस परेशानी वाले दी जैंग शेंग को हमारे लिए सुझाने के लिए। ए फ्लैट, जैसे हाई मेन ड्रैगन पैलेस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लूंगा, दी जैंग शेंग भी मेरे आगे झुक जाएगा। हेवनली कोर्ट इतिहास का सबसे शक्तिशाली इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट हासिल कर लेगा। ड्रैगन स्पिरिट गुस्से में चिल्लाया। ड्यूक लॉन्ग को कमीना और शातिर कहते हुए उसने ड्यूक लॉन्ग के जबरदस्ती रिफाइनमेंट को रोकने की पूरी कोशिश की और जल्दबाजी में दी जैंग शेंग को बुलाया। दी जैंग शेंग बार बार दहाड़ा और रुकावट से निकलने की कोशिश की। हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन टूटने की कागार पर थी, लेकिन नाजुक मोड़ पर हेवन ओवरसीइंग टावर ने अपनी शक्ति फिर से दिखाई। फेट वैंक्विश एक्टिवेट किया। दी जैंग शेंग पर इस किलर मूव का पूरा असर पड़ा और उस जबरदस्ती दबा दिया गया। फैंग युआन की साइड के आधे से ज्यादा गू इमॉर्टल्स फेट वैंक्विश से फौरन मार दिए गए। रैंक 9 किलर मूव की ताकत सच में बहुत भयानक थी। सिर्फ फैंग युआन अकेला फेट वैंक्विश की ताकत से इम्यून था। फैंग युआन, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। तुम भाग नहीं सकते। यह इमॉर्टल किलर मूव्स खास तुम्हारे लिए तैयार किए गए थे। चेक कर देखो। लगभग 10 रैंक 8 गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन को घेर लिया और ढेर सारे किलर मूव्स ने यूएस पर हर तरफ से हमला किया, जिससे उसके लिए यूएस वक्त गू वॉर्म्स इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। मेरे स्प्रिंग ऑटम सकाडा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो? डैम इट! फैंग युआन ने दांत पीस लिए जब उसने अपने किलर मूव्स को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश की।
उसने अपने डाउ मार्क्स खर्च करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। अनेकों स्वॉर्ड गोस्ट ड्रैगन्स उड़े लेकिन उन्हें हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स ने दबा दिया। डिफेंसिव लाइन को तोड़ना तो दूर की बात थी। अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ पूरे बैटलफील्ड में गूंजी। दी ज़ैंग शेंग का विशाल सर फैंग युआन के चारों तरफ के घेरे से टकराया। यह लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट भी जल्दी में था। उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अनेकों किलर मूव्स सहे ताकि वो ड्रैगन पलस की मदद कर सके। हा, बहुत देर हो गई। ड्यूक लॉन्ग जोर से हंसा। उसने ड्रैगन पलस को ZYA डटार रिफाइन कर लिया था और ड्रैगन स्पिरिट को भी पकड़ने वाला था। ड्रैगन स्पिरिट चिल्लाया, भले हाय मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करने दूंगा। बूम! ड्रैगन पैलेस ने सेल्फ डेटोनेट कर दिया। अनेकों टुकड़े हर तरफ उड़े। शानदार ड्रैगन पैलेस का सिर्फ एक छोटा सा फाउंडेशनल फ्लोर और कुछ स्तंभ बचे थे। यही वक्त है। इस अफरातफरी का फायदा उठाते हुए फैंग युआन आखिरकार कुछ रुकावटों से आजाद हुआ और उसके क्लोन ने एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया, स्प्रिंग ऑटम सक्सेस। शैतान काउंटर अटैक करना चाहता है, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। लू वे येन ने चिल्लाते हुए फिर से 8 पॉइंट सैंक्टम एक्टिवेट किया, अनेकों गू इमॉर्टल्स को बचते हुए। अभी वक्त है। ठीक उसी पाल फेरी जी वे ने तेजी से एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया, बेनेवलेंट इक्वालिटी। ड्यूक लॉन्ग ने सीधे 8 पॉइंट सैंक्टम को फाड़ दिया जो यूज प्रोटेक्ट कर रहा था और बचे हुए ड्रैगन पलस को उठाकर फैंग युआन की तरफ बढ़ा। वो रास्ते में दी ज़ैंग शेंग से टकराया लेकिन दी ज़ैंग शेंग ने असल में अपना सर झुका दिया और सबमिशन दिखाया। फैंग युआन, तुम्हें भी जाकर मर जाना चाहिए। ड्यूक लॉन्ग फैंग युआन के सामने ऐसे प्रकट हुआ जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। मौत और जिंदगी के यूएस पाल में फैंग युआन ने तेजी से हर किलर मूव एक्टिवेट किया जो वो कर सकता था, लेकिन वो सब दूसरे हेवनली कोर्ट गो इमॉर्टल्स द्वारा रोक दिए गए या काबू कर लिए गए। बम! एक दबी हुई आवाज गूंजी। यूज सीधे ड्यूक लॉन्ग ने मारा। उसका खून, मांस और हड्डियों के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और उसकी आत्मा पूरी तरह से नाश हो गई। वो मर चुका था। फैंग युआन मर चुका था। आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। बिंगसाई चुआन और बाकी सब हारे हुए सिपाहियों की तरह थे जो अपनी जगह पर हैरान खड़े थे। कुछ ने पहल करके सरेंडर कर दिया, जबकि बिंगसाई चुआन और कुछ दूसरों ने जोर से चिल्लाकर ड्यूक लॉन्ग पर हमला कर दिया। ड्यूक लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए पकड़ा और मुंह के मारे बिंगसाई चुआन और बाकियों को मार डाला। थोड़ी देर बाद वहां या तो मारे हुए या सरेंडर किए हुए साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स थे। ये लंबी जंग आखिरकार खत्म हो गई। हम जीत गए। हेवनली कोर्ट जिंदाबाद, ड्यूक लॉन्ग जिंदाबाद। कई इमॉर्टल्स खुशियां माना रहे थे और सेंट्रल कॉन्टिनेंट तो जश्न और खुशियों के मंजर से भर गया था। ड्यूक लॉन्ग ने शांति से अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई और फिर लू वे येन पर टिका दी। लू वे येन ने झुककर कहा, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग के क्या निर्देश हैं? ड्यूक लॉन्ग हल्का सा हंसा, एक गहरे मतलब के साथ कहते हुए, हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने बेनेवलेंस को उधार दिया और इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। हेवनली कोर्ट तुम्हारे इनाम में कोई कमी नहीं करेगा। लू वे येन ने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया। ड्यूक लॉन्ग ने गुप्त रूप से फेरी जी वे को संदेश भेजा, क्या वो किलर मूव काम कर गया? फेरी जी वे, हाँ, क्या हम अब लू वे येन पर हमला करें? ड्यूक लॉन्ग ने गुप्त रूप से जवाब दिया, उस छोड़ दो। अगर हम यूज नुकसान पहुंचाएंगे तो बाद में कौन हमारा साथ देने की हिम्मत करेगा? वो किलर मूव सिर्फ एक इंश्योरेंस है, चाहे फैंग युआन पुनर्जन्म ले या ना ले, जब तक मैं यहां हूं, इस सब को दोहराने में क्या नुकसान है? ड्यूक लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारा प्लान आखिरकार पूरा हो गया। फेरी जी वे की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। सही कहा, फेट गू को रिपेयर करने के प्लान का इस्तेमाल करके हमने दूसरे चारों रीजन्स को हमला करने के लिए उकसाया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों को दुश्मन के लिए एक साझा नफरत पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया और आंतरिक जासूसों को खत्म किया। महान युग आ रहा है। हमारा सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक है। हमारे हेवनली कोर्ट के आदेशों का पालन और कार्यान्वयन ईमानदारी से किया जाएगा। वो जानती थी कि ड्यूक लॉन्ग मरने वाला है। ड्यूक लॉन्ग दिल खोलकर हंसा। उस अपनी मौत की परवाह नहीं थी जब उसने फेरी जी वे को प्रोत्साहित किया, तुम्हारे यहां होने से मैं शांति से आराम कर सकता हूं। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स फ्रंट लाइंस पर नहीं लड़ते, वो बड़ी पिक्चर के लिए प्लान्स बनाते वक्त ज्यादा उपयोगी होते हैं। मास्टर। ठीक इसी वक्त फंग जिउगे के प्रोटेक्शन में फंग जिन हुवैंग ड्यूक लॉन्ग के सामने आई और रोने लगी। वो भी जानती थी कि ये ड्यूक लॉन्ग की जिंदगी का आखिरी पाल है। ड्यूक लॉन्ग ने फंग जिन हुआंग के सर पर हाथ फेरा और कहा, लोगों को एक ना एक दिन मरना होता है। गिरी हुई पत्तियां अपनी जड़ों में वापस जाती हैं। पुरानी पीढ़ी के जाने के बिना नई पीढ़ी कैसे उभरेगी? शिष्य, दुखी मत हो। उसी वक्त
ड्यूक लॉन्ग ने गुप्त रूप से संदेश भेजा और निर्देश दिया, ओ हुवांगरा, एक इमॉर्टल वेनरेबल बानो और हेवनली कोर्ट को शिखर की तरफ ले जाओ। हमारा सेंट्रल कॉन्टिनेंट बाकी चारों रीजन्स के ठीक बीच में है और इसका कोई भौगोलिक फायदा नहीं है। लेकिन हमारे पास अपनी श्रेष्ठता है, हमारे पास सेक्स सिस्टम है जो लंबे समय तक चलता है। पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान पुराने सेक्स के साथ भी हम सिर्फ मुश्किल से सिचुएशन को स्थिर और बनाए रख पाते थे। अनेकों सेक्स, लोन और डिमोनिक इमॉर्टल्स मेरे हेवनली कोड द्वारा इतने सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज पर कब्जा करने से नाखुश थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद कोई आंतरिक खतरा नहीं बचा, लोगों के दिल बदल गए हैं, उनकी इच्छा एक हो गई है और वो बदला लेना चाहते हैं। हेवनली कोर्ट वो जगह है जहां लोगों के दिलों को सौंपा जाएगा। अनुकूल स्थिति, भौगोलिक फायदे और एकता के मामले में हेवनली कोर्ट लाखों सालों से मौजूद है और उसके पास फेट गू है। हमारे पास पहले से ही अनुकूल स्थितियां हैं। इस लड़ाई के बाद हमारे पास पांचों रीजन्स में सबसे मजबूत एकता भी है। जाओ उन्हें जीतो और इंसानियत को एक करो। एक ऐसी अभूतपूर्व सर्वोच्चता स्थापित करो जो अनंत काल तक रहेगी। मास्टर तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता है। ये कहने के बाद ड्यूक लॉन्ग ने आसमान की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। डूबता हुआ सूरज आसमान में बादलों को लाल रंग से रंग रहा था। मरती हुई सूरज की रोशनी ड्यूक लॉन्ग के शरीर पर पड़ रही थी। उसके ड्रैगन सींग टूटे हुए थे, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा भयानक और रौबदार लग रहे थे। उसकी चमकदार ड्रैगन एम में अभी भी लड़ाई का जज्बा था। उसके स्केल्स पर निशान दी और टूटे हुए खून ने उन्हें लाल रंग दिया था। उसके ड्रैगन पंजों ने अनेकों रैंक 8 की जाने ली थी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स हवा में उसके चारों तरफ घेर कर खड़े यूज चुपचाप देखते हुए। कोई कुछ नहीं बोला। दी ज़ैंग शेंग ने अपना सर झुका लिया, एक विशाल मूर्ति की तरह स्थिर। धरती कांपी और उससे गहरी, गरजती हुई आवाजें निकलने लगी। इसी पाल पांचों रीजन्स को अलग करने वाली रीजनल वॉल्स पूरी तरह से गायब हो गई थी। धरती की नसें जुड़ गई और 5 अलग रीजन्स एक हो गए। रीजनल वॉल्स की रुकावट के बिना लोग बिना किसी रुकावट के पांचों रीजन्स में आजादी से घूम सकते थे। उसी वक्त स्वर्ग और धरती की में अंतर भी धीरे धीरे गायब हो गया। ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया, भविष्य के लिए उम्मीद के साथ कहते हुए, महान युग आ गया है। ये उसका आखिरी वाक्य था। उसने धीरे धीरे अपनी अण बैंड कर ली। हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड, उसका वक्त पूरा हो गया था। इस डूबते सूरज की तरह एक पीढ़ी की दास्तान का अंत हो गया था। लेकिन उसकी अजय छवि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अनेकों लोगों की ईंट में गहराई से छाप गई थी। उसकी कुर्बानियां और योगदान एक आध्यात्मिक आग की तरह थे जो अनेकों लोगों के दिलों में जल रहे थे। ड्यूक लॉन्ग चैप्टर एंड।